पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मुकद्दर के पन्ने उनके कभी कोरे नहीं हुआ करते। ऐसे ही अपने मुकद्दर के पन्नों को मेहनत के अनगिनत रंगों से रंगकर अपनी सफलता की एक नई इबारत लिखने वाले कई प्रेरणा स्रोत हम उनसे मिलेंगे अपनी एक यूट्यूब चैनल की नई सीरीज में, जिसका नाम है प्रेरणा स्रोत एक ऊंची उड़ान। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे बड़े भाई डीएसपी राजकमल जी का। और आज हम सबसे पहले भैया आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या अंतर है राजकमल और डीएसपी राजकमल में। देखिए अविचल जी और प्रज्ञा जी, मेरा मानना है कि जो इंसान का जो रियल व्यक्तित्व होता है वो अलग ही होता है। ये डीएसपी राजकमल या केवल राजकमल में अंतर सिर्फ एक रिजल्ट का होता है कि पहले हम प्रिपरेशन के लेवल पे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन के फेज में थे, तो हम जो है जो हमारी सफलता है उसको पाने के प्रयास में थे। लेकिन जब सफल हो गए तो उसके आगे डीएसपी लग गया। ये एक सक्सेस का एक स्टेटस हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये आपका जो आपकी ये सफलता है वो जब आपके साथ जुड़ जाती है तो आपके जो नाम का महत्व है या आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक अलग निखार आ जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है लोगों की नजर में। बस ये चीज है। और बाकी देखा जाए ये तो हमारी उपलब्धियां हैं, जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उपलब्धियां हमारे आगे जो है लगती चली जाती हैं। तो इंसान का व्यक्तित्व जो है वो एकदम जो रियल व्यक्तित्व है, जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो बना रहना चाहिए। और बाकी जो स्टेटस का जो सिंबल होता है वो चीजें चेंज होती हैं तो कोई उसमें मतलब दिक्कत नहीं है। तो मुझे यही लगता है कि राजकमल और डीएसपी राजकमल में बस एक सफलता का अंतर है, और जब सफल होने के बाद सफल हो जाते हैं तो डीएसपी राजकमल हो जाते हैं। तो वो आपका जो है आपकी मेहनत, आपकी परिवार का संघर्ष है जी। लेकिन ये सफलता कोई एक दिन की नहीं होती। कि मुझे एक बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं भैया आपका। आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि राजकमल से डीएसपी राजकमल बनने तक का सफर कितनी मुश्किलें हैं यहाँ पर, कैसे आपने इतने कठिन रास्ते पर चलने का निश्चय किया? जी बिल्कुल। सिविल सर्विसेज का जो मेरा सपना है, जब मैं 9th या हाई स्कूल में था तब मेरे जो भैया हैं, जो मेरे फैमिली में मेरे बड़े भैया हैं, तो वो मुझसे कहा करते थे कि आगे चल के आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करवाना है, सिविल की तैयारी आपको हम करवाएंगे। तो मेरे मन में तभी बन गया था कि हाँ, पहले ये नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है और पीसीएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, इसका मतलब एग्जैक्ट जो है स्टेटस वो क्या होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनके पावर क्या होते हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन इतना जरूर पता था कि जरूर कोई जो है ये इम्पोर्टेंट जो है पद होते हैं और पोस्ट होती है, इसमें जरूर बहुत ज्यादा पावर होता होगा। तो मैं उनके जो बताते थे कि आपको तैयारी करवाएंगे हम, उसी चीज को सोच के मैं मोटिवेट होता था कि मुझे तैयारी करनी है। तो एक तो ये हो गया। फिर जैसे ही मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा, जहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया हुआ है, वो कॉलेज हमारे जो जिले का बहुत ही वेल रेप्यूटेड कॉलेज है। तो वहाँ पे पहुंच के मेरी थिंकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वहाँ पे एक नया मोटिवेशन मिला। वहाँ पे जाके वहाँ की जो कल्चर थी उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए भी हुआ क्योंकि वहाँ जो वो कॉलेज था वहाँ के कई लोग पढ़े हुए आईएएस थे, पीसीएस थे, डॉक्टर, इंजीनियर थे जो फॉरेन में जॉब कर रहे थे। तो वहाँ पे 50 लोग पीसीएस और आईएएस वगैरह थे। तो वो कभी न कभी विजिट करते रहते थे। तो उनको देख के मुझे भी लगा कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में हूँ, अगर ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। तो शुरुआत वहाँ से हुई। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद में मेरा एडमिशन जो है जहाँ मैं चाह रहा था, एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वहाँ नहीं हो पाया। तो थोड़ा मैं निराश वहाँ पे हुआ कि नहीं हो पाया, अब क्या किया जाए। तो उस दौरान मैं थोड़ा घर में रहा, गांव में रहा। उस समय वो डीमोटिवेशन का एक फेज था मेरा। उसके बाद फिर मैं एमए के लिए मैंने अप्लाई किया। एमए के लिए जो है एमए मैंने यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया है। तो यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो यहाँ पे फिर अगेन एक जो मोटिवेशन का जो फेज होता है, जो कॉन्फिडेंस का लेवल होता है, वो एक बार फिर बूस्ट अप हुआ। और उसके बाद फिर मैंने 2016 के बाद 2017 जनवरी 2017 में तैयारी शुरू की। 18 में पूरी हुई और 18 का अटेम्प्ट में ये पहला अटेम्प्ट था, इसमें मेरा डीपीएससी में चयन हो गया। हाँ, तो ये तो मेरा रहा ये पर्सनल अपना कि हमने किस तरीके से तैयारी, मतलब कहाँ पे आया ये, मतलब कि सिविल की तैयारी करनी, ये मेरे माइंड में कब आया।
और फिर मैंने कैसे धीरे धीरे करके पहले ग्रेजुएशन किया, फिर इस तरीके से मैंने कब तैयारी शुरू की और कब सिलेक्शन हुआ, एक ये हो गया। बाकी मैं मानता हूँ कि जो ये संघर्ष की जो आपने बात की कि आपका मतलब किस तरीके से संघर्ष रहा, कितनी जो है क्या नाम मुश्किलें आई, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी जो है एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ। अब मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे बड़े, वो जॉब करते जरूर हैं, लेकिन जब मैं 9th हाई स्कूल में था या उससे पहले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें होती थी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितना संघर्ष मैंने किया है, वो मेरे जो घर के जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो बड़े भाई हैं, जो मेरी फैमिली ने जो संघर्ष झेला है, उसके कंपैरिजन में मेरा जो संघर्ष है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक मैं यहाँ एक तैयारी के फेज में आया हूँ, तब तक लगभग सारी जो प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह, वो सॉल्व हो चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट मेरी फैमिली ने संघर्ष बहुत किया है। उन्हीं के संघर्ष की वजह से जो मुझे मोटिवेशन मिला है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया है तो उनके सपनों को साकार करना है, उससे और मैं मोटिवेट होके, तो मैं कहूँगा कि संघर्ष उनका था, उनके संघर्ष से मैं प्रेरित होकर मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे सफलता मिली। भैया आप थोड़ा सा अपनी प्रारंभिक शिक्षा को बताएंगे, क्योंकि हम किसी भी बच्चे की नींव उसकी प्रारंभिक शिक्षा से होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जो ये कहा जी, जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपकी जो नहीं कहते हैं कि जो फाउंडेशन है, जो नींव है, अगर हम मकान बनाते हैं, उसकी अगर नींव कमजोर हो जाए तो उसके ऊपर बिल्डिंग उतनी मजबूत या कई मंजिल आप खड़ी नहीं कर सकते। तो आपको अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मजबूत मकान बनाना, उसके लिए आपकी नींव जो है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ये बात कही जाती है। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जो मेरी पर्सनल एजुकेशनल लाइफ रही है तो वो थोड़ा अलग रही है। जैसे कि जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो गांव के मांटेसरी स्कूल में हुई है। मांटे स्कूल में क्या रहता है कि वहाँ पे एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके बारे में क्या कहूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी नहीं होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे तैयार नहीं हो पाते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन भी मेरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हुई। उसके बाद जो अपर प्राइमरी एजुकेशन है वो भी एक तरीके से एक हाई स्कूल लेवल का एक कॉलेज था, वहाँ से हुआ। तो वहाँ पर भी एक ही सब्जेक्ट को कई लोग पढ़ाते थे, तो कुल मिला के जो प्राइमरी एजुकेशन हो गई या अपर प्राइमरी एजुकेशन वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई। बट 9th में जहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है, उस कॉलेज में मैंने जब एडमिशन लिया तो वहाँ पे जो है ना वो एनवायरनमेंट एकदम अलग था। वहाँ मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, वहाँ के रिकॉर्ड्स अलग थे, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सक्सेस होके जो है IAS IPS बने थे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो ये रहा। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन तो मैंने बता ही दिया। इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन मेरा बहुत ही नॉर्मल एफिलिएट कॉलेज से हुआ है, कानपुर यूनिवर्सिटी के, और 3 साल मुझे घर में रह के तैयारी करनी पड़ी। उसके बाद फिर काफ़ी मतलब मैं परेशान रहा, काफ़ी डिप्रेशन में भी रहा, और फिर मैं जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मैंने MA के लिए एडमिशन किया। MA मैंने सोशियोलॉजी से किया है। वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, क्योंकि जो 3 साल का मेरा जो टाइम इधर गया था, जो लॉस हुआ था, वो मेरे अंदर था कि मुझे अच्छा करना है, एक बार मौका मिलेगा तो सब जितना हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छा करना है। तो जब मैंने वहाँ के लिए एडमिशन लिया तो मेरे मन में यही था कि अब मैं तैयारी बाद में शुरू करूँगा सिविल की, पहले मुझे अपना मास्टर्स काफ़ी अच्छे से करना है, पूरा फोकस होकर करना है। मैंने पूरी जी जान लगा के MA की पढ़ाई की, उसमें मैंने टॉप किया, और टॉप करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नेट JRF किया, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन भी हुआ, और फाइनली जो है UPPC 2018 में डिप्टी SP की पोस्ट पे सिलेक्शन भी हुआ। जी जी। तो ये मेरी रही है शुरुआत से लेके एंड तक पूरी जर्नी है। मॉन्टेसरी स्कूल से लेके आपने ग्रामीण परिवेश में जिस तरह से पढ़ाई की और उसके बाद इतने ऊंचे मुकाम को हासिल किया, तो मुझे तो यही लगता है कि शायद आपने बचपन में ही सोच लिया था कि तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर आया आसमां, इन सितारों को हम अपने कंधों पर सजा देंगे। तो बहुत नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तब तो अगर डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन BA में जो आपके साथ घर पे बैठे रहे, आपके साथ मैंने कुछ घटनाओं को पढ़ा था, अगर वो घटना आप शेयर करें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा BA के दौरान की। जी, एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस समय जो मेरा कॉलेज था जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन के लिए, तो उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन प्लस जो फैमिली की जो कुछ परिस्थितियाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है।
तो उस समय की कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आ गई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था ग्रेजुएशन के लिए। मैं बीए करना चाह रहा था, मेरा इंटरमीडिएट बायोलॉजी से था, फिर भी मैं बीए करना चाह रहा था क्योंकि मैं साइंस पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट हो गया था कि मैं ग्रेजुएशन जो है उस बीए करूंगा। बीए में जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ के सिविल की तैयारी करनी। तो मैंने डिसाइड किया था मैं बीएससी नहीं करूंगा, मैं बीए करूंगा। तो इसके लिए मैंने जो है अप्लाई किया लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मेरिट के बेसिस पे तब एडमिशन हुआ करते थे, तो वहाँ पे जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा गया। तो मेरा जो कट ऑफ था वो काफ़ी कम था उससे, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पे जो है एडमिशन के लिए जो है मेरा कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो एडमिशन नहीं हो पाया। तो उस वजह से जो है, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि अगर मैं कहीं एडमिशन नहीं लेता किसी भी कॉलेज में तो मेरा 1 साल चला जाता। तो उस दौरान यही हुआ कि सब्जेक्ट अच्छे मिल जाएं, कहीं पर भी अच्छे ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो ले लो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि एडमिशन मैंने ऐसे कॉलेज से लिया जिसके बारे में लोग उतनी अच्छी सोच नहीं रखते थे। वो कहते थे कि जो कुछ नहीं कर सकता है, जिसने लाइफ में कुछ किया नहीं है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, एकदम कुछ कर ही नहीं सकता कभी, वो वहाँ जाके जो है ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद से जो अपना जो कहते नहीं है खेती किसानी करनी है या कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, सब्जी बेचनी है, मूंगफली बेचनी है, वो करे, मतलब उस लायक का ही उसको मानते थे। वहां से मैंने किया तो मतलब एक इंस्टीट्यूशन के अगर उसकी बात करें तो उसके बारे में कुछ बोलना नहीं थी, बट लोगों की ऐसी मतलब एक परसेप्शन लोगों के माइंड में डेवलप हो गया था कि वहाँ तो ऐसे ही है, वहाँ पे क्लास नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वहाँ तो जो कुछ नहीं कर पाता वो वहाँ से कर लेता है। जबकि हर एक जो इंस्टीट्यूट होती है, जो कॉलेज होता है या जो स्कूल होता है या कोई आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, उसका जो दर्जा होता है एक मंदिर के तरीके से होता है। हम उसके बारे में कुछ निगेटिव ना बोले, कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो परसेप्शन जो लोगों का होता है ना, उसको आप दिनों दिन एक रात में आप नहीं बदल सकते। तो वही चीज मेरे साथ। तो घटना क्या घटित हुई कि एक बार मैं अपने ही गांव में काम से कहीं गया हुआ था, एक छोटा सा काम था। तो एक मेरा भतीजा है, तो वो समय वहाँ प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जो परिषदीय विद्यालय होते हैं। तो उसकी स्कॉलरशिप आई हुई थी, तो उसने मुझे बुलाया कि आप चलिए मेरे साथ में, और चाचा जी, और साइन करना है वहाँ पे, स्कॉलरशिप हम लोगों को मिलेगी। तो उस समय जो प्राइमरी में जो स्कॉलरशिप 300-500 ऐसे रुपये कुछ आते थे, तो मुझे ले गया वो। उसके जो मम्मी पापा थे वो अनएजुकेटेड थे, तो बोला कि चलिए वहाँ पे साइन करना है, आप चलिए। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, ग्राम प्रधान, उनके प्रतिनिधि वगैरह आए हुए थे। तो मैं जब वहाँ पे खड़ा था, मेरे साथ में मेरा दोस्त खड़ा था, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि बेटा आप क्या कर रहे हो? तो हमने बताया, मैंने कहा मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ। कैसे बीए कर रहे हो? अरे आपको तो बीएससी करनी चाहिए थी, बीएससी होती है, बीए होता है, ऐसे कहाँ से कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं इस कॉलेज से कर रहा हूँ। तो बोल, अरे वहां से कर रहे हो? अरे क्या बताए, एक तो बीए कर रहे हो, बीए करना है तो किसी अच्छी जो है यूनिवर्सिटी से करना चाहिए था, या तो फिर बीएससी करना चाहिए था, इसका कोई मतलब नहीं है। और कहीं अच्छी जगह होते तो यहाँ पे घूम नहीं रहे होते। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी जगह होते तो यहाँ घूम नहीं रहे होते, आपका फ्यूचर जो है वो हम समझ गए कैसा है। ये बात उन्होंने कही। ये जो बात है ना, वो मैं मतलब एकदम आग जैसी लगी अंदर से कि मुझे कुछ करके दिखा देना है। क्योंकि ये जो उन्होंने बोला है, इन्होंने अभी तक की सिचुएशन को देखा है कि इनको यही लग रहा है, जो इनका जो परसेप्शन है कि ये यहाँ पे पढ़ रहा है, इसने कुछ आगे जाके किया नहीं, अच्छी जगह से नहीं है, अच्छी इंस्टीट्यूट में एडमिशन इनका नहीं है, अच्छा कोर्स नहीं है, तो हो सकता है कुछ ना कर। तो ये जो है, जो उनका जो मेंटल स्टेटस लोगों का जो बन जाता है, जो परसेप्शन आपके बारे में बन जाता है, उसको चेंज करना ही हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद अब मैं तैयारी नहीं शुरू करूंगा, मैं पहले एमए करूंगा। मैं चाहता सिविल की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर सकता था। हो सकता है कि इसके पहले ही 2-3 साल पहले सिलेक्शन भी हो गया होता, या जो भी होता, वो मुझे नहीं पता। मैंने एडमिशन लिया एमए में, उसके लिए मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, मेरा एडमिशन भी हो गया, लखनऊ में हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। फिर मैंने कहा अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, जितना हो सकता है उतनी मेहनत करके, अगर हो सका तो टॉप करके, और उसके बाद एमए कंप्लीट करने के बाद तैयारी करूंगा। इस दौरान अच्छी चीजें ये हुई कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने टॉप किया। जब फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया तो घर वालों का अटेंशन मेरी तरफ हो गया। जब वो घर वालों का अटेंशन मेरी तरफ हो गया तो उन्होंने ये कहा कि अब बेटा तैयारी करके और अच्छे से तैयारी करो, सिविल की बाद में करना तैयारी, पहले अपना एमए कंप्लीट करो अच्छे से और टॉप करो, हो सके तो टॉप करो। फिर मैंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर में टॉप किया। और एक चीज और हुई कि नेट जेआरएफ भी मेरा अपियरिंग में क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद भर्तियां आई असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो फाइनली उसका भी जो 2016 में जो वैकेंसी आई थी, उसका सिलेक्शन भी, मतलब रिजल्ट भी अभी 2020 में आ गया था, तो उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया।
और फिर मैंने 2017 से तैयारी शुरू की, 18 में तक तैयारी की। उसके बाद जो है पीसीएस में सिलेक्शन हो गया डिप्टी एसपी की पोस्ट पे, और डिप्टी एसपी मेरा पहला प्रेफरेंस। तो जो आपका ये बीए का समय था, मुझे लगता है वही ये समय था जब आपको लगा था कि उसूलों पे जो आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और उसके बाद जो आपने एमए में एडमिशन लिया और चारों सेमेस्टर में टॉप किया, और एमए के बाद गोल्ड मेडल पाया, और उसके बाद भी आप नहीं रुके और आपने डिप्टी एसपी का पद पाया, तो शायद यही ध्यान आता है कि मंजिल पाँव पकड़ती है ठहरने के लिए, और शौक कहते हैं 2-4 कदम और पढ़ने के लिए। वाह, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सही बात है। तो भैया जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत आपके ऊपर रिसर्च की है, तो हम लोगों को पता चला है कि आपने पुलिस सेवा को प्राथमिकता दी थी एसडीएम का पद ना लेकर यूपी पीसीएस में, तो इसका कोई विशेष कारण आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, जो पुलिस की जॉब है तो ये एक ऐसी जॉब है कि इसमें आपको फील्ड पे आके आपको सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे कि हमारे समाज में, हम सोसाइटी में देखते हैं कि बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, चाहे वो विमेन से रिलेटेड हो, चाहे और भी सारे क्राइम है, मर्डर है, किडनैपिंग है, और बहुत सारी जितनी भी चीजें होती हैं, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, जितनी भी चीजें हैं, ये पुलिस के पास केस, सबसे पहले केस जब कोई घटना घटित होती है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। तो पुलिस का एक प्रोफेशन, पुलिसिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें रह के लोगों को आप इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, तत्काल कार्रवाई करके, तत्काल जो है आप एक्शन लेके उनको तुरंत जहां पे वो है वहां पे एक्शन लेके आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, फील्ड में रह के आप लोगों को जो है उनकी सुरक्षा पे और उनकी जो जितनी भी उनकी दिक्कतें उनको सॉल्व करने का एक अलग ही मौका मिलता है। तो आप जब ज्यादा फील्ड पे रहेंगे तो ज्यादा लोगों से आपका जो है इंटरेक्शन होगा, आप लोगों के लिए ज्यादा कुछ कर पाएंगे। तो पहला तो एक ये रीजन होता है। दूसरा, एक यूनिफॉर्म का तो पैशन होता ही होता है, यूनिफॉर्म के लिए कि यूनिफॉर्म रहेगी शरीर पे, तो एक जो सामने जाओ, जब किसी के कोई सामने आता है तो उसका एक अलग ही जो है दृष्टिकोण आपके तरफ हो जाता है, सबकी नजरें जो है मतलब अट्रैक्ट करती हैं आपको। तो ये चीजें रहती हैं, तो एक ये चीज है। बाकी जो मैं ऑफिस बेस्ड जो पोस्ट है या कोई, तो उससे मैं ज्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि मैं फील्ड पे काम करना ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग मानता हूँ। तो एक अपना शौक होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो एक पॉलिसिंग का तो एक ये हो गया यूनिफॉर्म है, दूसरा ये हो गया कि हम फील्ड पे जाके कुछ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मौका मिलता है वो पुलिस में मिलता है। तो ये चीज है, तो इस चीज ने मुझे ज्यादा जो है प्रभावित किया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। दूसरा, एक और घटना घटित हुई थी मेरे एरिया में, एक ऐसे छेड़खानी का केस हुआ था एक नर्स के साथ में। तो उसने जो है मुझे काफी मतलब अंदर से काफी मुझे वो मतलब एक गुस्सा आया, एक तनाव फील हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उन पर लगाम कैसे लगाई। तो उसके लिए हम लोगों को जो है ना वॉलेंटरी बेसिस पे खुद ही मतलब सोच के उसको चॉइस देते हुए आना चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे पहली चॉइस रख के और सेलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इस चीज को मैंने ध्यान रखते हुए। भैया आपकी आवाज बंद हो गई, भैया आपकी आवाज बंद हो गई है ये ऑडियो को। इस वजह से मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, प्लान बनाया। जी जी जी। लेकिन महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं बताई जाती, क्या लोगों की मानसिकता को हम दूर करने के लिए क्या करें कि महिलाओं के लिए पुलिस की नौकरी नहीं ठीक है, टीचिंग की नौकरी ठीक है, ये जो मानसिकता है इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है। लोगों को चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे ले लीजिए, हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, भारत की जो कल्चर है वो जाति पे आधारित है, कास्ट सिस्टम है, रिलीजन है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिलीजन और कास्ट, ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं, इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऐतिहासिक रूप से रही हैं, जिनको बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। लोगों को ये लगता है कि टीचिंग ठीक है महिलाओं के लिए, पुलिसिंग ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिसिंग में रात दिन आना जाना पड़ता है, पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और दिक्कतें होती हैं, फैमिली को मैनेज करने में महिलाओं को दिक्कत होगी। महिलाएं हैं तो बाहर जा नहीं सकती, महिलाएं जाएंगे तो उनकी सुरक्षा का जो है वो खतरा रहेगा, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम आज की डेट में जो देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति जिस तरीके से क्राइम का रेट बढ़ रहा है, जैसे कि किडनैपिंग हो गया, रेप केसेस हो गए,
और बहुत सारी चीज़ें हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे जो होता है, जहाँ पे वो जॉब करने जाती है, वहाँ पे जिस तरीके से लोगों की जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी जो मानसिकता रहती है महिलाओं के प्रति, तो इन चीज़ों को महिलाएं बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर वो इस फील्ड में आएंगी तो चूंकि वो खुद उसकी विक्टिम रह चुकी होती हैं या उन्होंने खुद देखा होता है, खुद समझा होता है, कुछ खुद जो है फील किया होता है, तो अगर वो इस फील्ड में आएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं। तो और अब दूसरी चीज़ ये है कि ये तो समाज की बनाई हुई जो है एक विभिन्नता है या डिफरेंस है कि जो पुरुष हैं या जो मेल हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है, महिलाएं कम हैं। तो ये सब मानसिकताएं सब ये पुरानी हैं और गलत हैं, एकदम गलत है। हम लोगों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, महिलाओं को मौका देना चाहिए, उनको भी निकल के आगे आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप लोग इस फील्ड में आएंगे, जब आप लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, तब लोगों की सोच अपने आप बदलेगी। आप फील्ड पे आके अच्छा करेंगे, लोगों की सुरक्षा करेंगे, तो ऑटोमेटिक लोगों की थिंकिंग बदलेगी और आप समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं। खासतौर पर जब आप विक्टिम रहते हैं तो आप एक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग लेंगे, क्योंकि आपका माइंड और आपका जो मतलब जो फीलिंग है वो उससे कनेक्ट रहेंगी। जब माइंड और फीलिंग दोनों कनेक्ट रहती हैं तो आपका जो एक्शन होता है वो एकदम करेक्ट होता है। तो मेरा मानना है कि महिलाओं को इसमें आना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए लगता है ऐसे कि दिक्कत होगी, पर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे समाज में, हमारे देश में हैं। IPS किरण बेदी है ना, मंजिल सैनी IPS एक रही है, लखनऊ की SSP भी रही हैं। तो ये बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल है जिन्होंने इस फील्ड में आके, पुलिसिंग में आके उन्होंने काफी अच्छा किया। जी जी भैया, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है, तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से 3 टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनने या तो आपको बहुत ही मोटिवेट किया हो और बहुत डिमोटिवेट किया हो? सबके साथ ही होता है वो चीज। तो आपकी लाइफ में कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं? जी, टर्निंग पॉइंट तो एक मेरा है कि जहाँ से मैंने इंटरमीडिएट अपना किया हुआ, तो 10+2 जहाँ से मैंने किया हुआ है, वो कॉलेज हमारे जिले का सबसे रेप्यूटेड कॉलेज उसको बोलते हैं। PBR इंटर कॉलेज हरदोई में पड़ता है हमारे, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, इसलिए भी क्योंकि मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, अपर प्राइमरी एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह से नहीं हो पाई थी और उसमें मेरा बेस जो है वो वीक रह गया था, क्योंकि एक ही टीचर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था। अब एक ही टीचर जब सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो किसी की साइंस अच्छी होगी तो मैथ्स अच्छी नहीं होगी, मैथ अच्छी होगी तो इंग्लिश नहीं अच्छी होगी। तो इतनी सारी चीज़ें एक आदमी एक व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता। तो उस वजह से मेरा बेस जो है वो कमज़ोर हो गया था। तो मुझे लगने लगा था कि मेरी मैथ नहीं अच्छी है या ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो एक अंदर आ गया था कि यहाँ पे तो अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। एक अपने अंदर आ गया था कि शायद मैं आगे पता नहीं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद जब मैंने इंटरमीडिएट में जाके 9th में जब मैंने एडमिशन लिया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जहाँ से किया हुआ है PBR इंटर कॉलेज में, तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट, उसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। वहाँ से लोग जो है IAS IPS निकले थे, डॉक्टर इंजीनियर निकले थे, वो हमेशा विजिट करते रहते थे। तो पहला तो टर्निंग पॉइंट मेरा ये था, जो कि मतलब मोटिवेशन के लिए मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद एक डार्क एज आया जिसको मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन मेरा अच्छी जगह से नहीं हो पाया। उसके बारे में मैंने अभी बताया भी है कि मैं जहाँ से चाह रहा था, जिस यूनिवर्सिटी कैंपस से चाह रहा था एडमिशन करके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, वहाँ से मतलब नहीं, ऐसा बैड लग रहा है कि वहाँ पे नहीं हो पाया। कुछ चीज़ें ऐसी रही कि वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। तो इसके लिए फिर मुझे गाँव में रहना पड़ा। गाँव में रह के मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, जो भी की। और फिर गांव में रह के बहुत सारे जो है निगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट, फिर वहाँ के लोगों के कमेंट्स कि ये घर में क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ाई छोड़ दी है क्या, ये वो। और फिर घर में भी बहुत सारे चीज़ें फैमिली में होती हैं। तो उस वजह से मैं 3 साल काफ़ी परेशान रहा। ये एक डार्क एज मेरी लाइफ, तो ये चीज़ है। और ये एक रहा। उसके बाद जो सेकेंड टर्निंग पॉइंट रहा, उसके बाद जब मैंने एडमिशन लिया था MA के लिए, तो MA के लिए जो एडमिशन मैंने लिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचा, तो वहाँ पे मैंने टॉप भी किया था। एक टर्निंग पॉइंट वो रहा, उसमें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ था। और जो थर्ड टर्निंग पॉइंट है, जब मैंने MA के बाद में धे IAS अलीगंज लखनऊ में मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे टीचर्स मेरे काफ़ी अच्छे मिले।
जिन्होंने काफ़ी अच्छा गाइड किया, जैसे कि कुमार अमित सर और जावेद सर, कुमुद रंजन सर, संजय सिंह सर, राजीव सर, तो मुकेश सर, ये काफ़ी सर लोग जो हैं वहाँ के टीचर, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, गाइड किया। और मेरा जो रास्ता था तैयारी करने का, वो उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया। और एंड तक, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, तब तक मेरा जो है मुझे मोटिवेट भी करते रहे, हर तरीके से गाइड भी करते रहे। तो ये 3 टर्निंग पॉइंट, एक तो मेरा हो गया कि इंटरमीडिएट मेरा अच्छी जगह से हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, और थर्ड पॉइंट जो है वो एक अच्छे गाइडेंस में आना, भैया तो कुमार अमित सर के गाइडेंस में आना। तो ये 3 चीजें मेरे लाइफ में बहुत ही टर्निंग पॉइंट रही हैं। इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मुझे जल्दी सफलता मिली और अच्छी सफलता मिली। जी भैया, आपने जैसे कि भैया बताया है कि 3 टर्निंग पॉइंट्स आपके रहे हैं और आपने सारे मतलब पॉइंट से आगे बढ़ के अपनी सफलता को पाया है, और हम चाहते हैं कि आप इस सफलता के, इस मंजिल के और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचे और अपना सपना थैंक पूरा यू, थैंक करें। यू, थैंक यू सो मच जी। तो भैया, अब हमारा एक क्वेश्चन रहेगा कि जिंदगी की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में और इस सफलता में आपका आदर्श कौन रहा? कौन महापुरुष आपका आदर्श था, जिसे आप फॉलो करते थे, उसकी तस्वीर को अपने सामने रखते थे? कौन महापुरुष आपका आदर्श था? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका जो है काफी अच्छा भी है, और थोड़ा सा मेरे अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि क्या है ना, जो मेरी जो परिस्थितियां रही हैं, वो थोड़ा सा जो नहीं होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये महापुरुष, इन्होंने ये किया था, वो किया था, तो उनका नाम तो हम ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, और चाहे अब्दुल कलाम जी हो, वो तो आदर्श रहे ही रहे। लेकिन जो मेरी जो रियल लाइफ, जो मेरे साथ में जो घटनाएं घटित हुई, जिस तरीके से मैं मोटिवेट हूँ, जिस सिचुएशन से निकल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसमें मेरे जो सबसे बड़े आइडियल और मेरे गाइड और मेरे मोटिवेटर जो रहे हैं, वो मेरे जो भैया हैं, जो मुझसे बड़े हैं, वो रहे हैं। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना है, मैं हमेशा आपका सपोर्ट करूंगा, तैयारी करते रहो, चाहे एग्जाम एक बार नहीं निकले, 2 बार, दूसरा अटेम्प्ट में भी ना निकले, तीसरे में नहीं निकले, निकलेगा जरूर। कभी हिम्मत को कमजोर मत करना, बस लगे रहना, सफलता मिलेगी और हम आपके साथ में। जब इस तरीके की जो है चीजें आपको मिलती हैं फैमिली में किसी से, चाहे आपके वो पेरेंट्स से मिले, चाहे आपके वो बड़े भाई से मिले, तो आपको फिर जो है पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है। वो जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो कभी आपको मतलब जो है पीछे नहीं हटने देता। तो मेरे लिए जो है सबसे बड़े मोटिवेशनल जो रहे, स्पीकर रहे हैं, या जो कह सकते हैं जो रोल प्ले किया है, वो मेरे भैया हैं जो मुझसे बड़े हैं। तो उनकी वजह से मैं आज भी मोटिवेटेड रहता हूँ। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो गया, मैं चाहता ज्वाइन कर सकता था, बट उन्होंने कहा कि अगर ज्वाइन करोगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं पूरा फोकस यूपीएससी पे करूँ। इस वजह से अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है, 4 से 5 महीना हो रहा है। मैं चाहता तो ज्वाइन कर सकता था, वो ज्वाइन करने के बाद में सैलरी भी मिलती और बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होता, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ तो उनकी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सपोर्ट उनका नहीं होता, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट उनका ना होता, तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। मैं ज्वाइन करता, फिर मैं बिजी रहता, फिर शायद पढ़ाई को इतना टाइम नहीं दे पाता। तो ये चीज़ रही है, तो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ।